CH21 अद्वितीय की हॉस्पिटल में एंट्री, नूर का हाल हुआ बेहाल। एज इंडस्ट्री आज दुनिया की टॉप नंबर 1 इंडस्ट्री थी। ये इंडस्ट्री अद्वितीय ने अपने अकेले के दम पर खड़ी की थी, जिसमें यूवी और आयु ने भी उसका पूरा साथ दिया था। पर आज जो ये पहले नंबर पर आती थी, उसका पूरा क्रेडिट अद्वितीय को ही जाता था, क्योंकि ये उसके खून, पसीने और दिन रात की मेहनत का फल था, जो भगवान ने उसे उसके तरक्की के रूप में दिया था। वैसे ये इंडस्ट्री अद्वितीय के नाम पर ही थी। ए का मतलब अद्वितीय और एस का मतलब सिंह, अद्वितीय सिंह इंडस्ट्री। अद्वितीय की कार उसके बड़े से 40 फ्लोर वाली पूरी सॉलिड ग्लास से बनी हुई बिल्डिंग इंडस्ट्री के आगे आकर रुकती है। अद्वितीय बाहर आने के लिए अपनी ड्राइवर सीट की तरफ का दरवाजा खोलता है, पर जैसे ही वो अपना पैर गाड़ी से बाहर रखने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है। अद्वितीय उस फोन को अटेंड करता है और फिर एक नज़र अपनी कंपनी की तरफ देखकर फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। द स्काईलाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। जब वो लोग अंश को उसकी कैबिन में जाते हुए देखते हैं, तभी वो थोड़ी चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि अब तक खतरा उनके सिर पर से पूरी तरह से उतरा नहीं था। अंश की हालत भी अभी काफी खराब हो चुकी थी और नूर तो पहले से ही इतने बड़े खतरे से बस बाहर ही आई थी। मतलब अभी भी दोनों की हालत ठीक नहीं थी। वो लोग अंश के कैबिन में ही रुकते हैं, अंदर उसके पर्सनल रूम में नहीं जाते। ऐसे ही पूरा आधा घंटा बीत जाता है, पर अंश रूम से बाहर नहीं आता, जिसकी वजह से वो लोग घबरा जाते हैं। तभी ईशान उन सबकी तरफ देख उनसे कहता है, मैं जाकर देखता हूँ कि भाई अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। वो लोग बस अपना सिर हिलाते हैं। तभी ईशान उस रूम के पास आता है और फिर हल्के से उस रूम में झांक कर देखता है, पर जो नज़ारा ईशान को उसके आंखों के आगे दिखता है, उसे देखकर वो घबरा जाता है। ईशान वहीं से धीमी आवाज में चीखता है, भाई। ईशान की चीख सुनकर वो सभी जो अंश की राह देख रहे थे, ईशान की तरफ आते हैं और जब वो लोग भी अंदर का नज़ारा देखते हैं, उन्हें भी घबराहट होती है, क्योंकि अंदर अंश टी टेबल के पास बेहोश पड़ा हुआ था और उसके सिर पर अभी चोट लगी थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि चक्कर खाकर गिरते वक्त अंश का सिर उस टी टेबल से जा टकराया, जिसकी वजह से अंश के सिर पर चोट लगी है और उससे हल्का सा खून भी बह रहा था। अंश को वैसे देख वो सब उसकी तरफ आते हैं, पर तभी रागिनी बेड पर सोई हुई नूर की तरफ देख सबसे कहती है, एक काम करो बच्चों, बॉयज, अंशु को दूसरे रूम में लेकर चलो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आवाज से बच्ची की नींद टूट गई और उसने अंशु को ऐसे देख लिया तो पता नहीं हम कैसे संभालेंगे उसे, क्योंकि अंशु के अलावा कोई भी नूर को चुप नहीं करा सकता और ना वो किसी से चुप होती है। तुम अंशु को यहाँ से लेकर चलो। और रागिनी सारा और मायरा की तरफ देख उनसे कहती है, सारा, मायू, तुम दोनों यही बच्ची के पास ही रहो और ध्यान रहे उसकी नींद ना टूटे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी सारा रागिनी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, आप घबराइए मत आंटी, मैं और मायू नूर के पास ही है, आप भाई का ध्यान रखो। रागिनी अपना सिर हिलाती है और फिर आर्यन और अथर्व दोनों अंश को वहां से उठाते हैं और अंश के ही कैबिन के बाजू वाले रूम में लेकर जाते हैं। उस रूम में आरव 2 डॉक्टर्स के साथ मिलकर अंश की ट्रीटमेंट करता है और उसके पैरों की ड्रेसिंग भी कर देता है। उसके बाद आरव उन सबको बताता है, अंश सर को इस वक्त 104 डिग्री फीवर है और उनके पैरों के जो जख्म है उन्हें पूरी तरह से सूखने में भी अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। At this moment, after observing this situation, I will prefer complete bed rest for him, at least for a week. मुझे पता है कि सर खुद ये फॉलो नहीं करेंगे, पर हमें कुछ भी करके उन्हें इस सब के लिए कॉन्विंस करना ही होगा, वरना उनके जख्मों का भरना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आरव की सलाह सुनकर वो लोग भी उससे सहमत होते हैं, पर उन्हें भी पता था कि हंस किसी भी बात को फॉलो नहीं करेगा जब बात नूर की हो।
पहले ही वो सब कुछ बिगाड़ चुका था और अब अपनी तकलीफ और परेशानी के वजह से फिर से उस बच्ची को अकेला छोड़कर उसका दिल और नहीं दुखाना चाहता था। ऐसे ही लगभग आधे घंटे बाद अद्वितीय की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है और वो बिना कोई देरी किए अपनी गाड़ी मेन गेट पर खड़े एक वॉचमैन को पार्क करने के लिए बोलता है और खुद अंदर चला जाता है। अद्वितीय को हॉस्पिटल में देखते हैं वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और सबको ऐसे डरते हुए देख अद्वितीय बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां से सीधा 29वें फ्लोर पर चला जाता है। 29वें फ्लोर पर पहुंचते ही अद्वितीय की नजर अंश अभी जिस रूम में था उस रूम के बाहर खड़े सभी पर पड़ती है, पर वो बिना कुछ बोले वहां से सीधा अंदर अंश के रूम में जाता है जहां अभी आरव मौजूद था। अद्वितीय को वहां देखकर आरव अपने आप को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाता है और फिर अद्वितीय से कहता है, थैंक्स टू कमिंग हियर सर। तभी अद्वितीय अंश की तरफ देख अपनी प्लेन आवाज में आरव से पूछता है, What happened to him suddenly and now who will going to assist me in surgery? अद्वितीय का सीधा और साफ सवाल सुनकर आरव को कोई शौक नहीं लगा था, क्योंकि वो खुद भी अद्वितीय को बहुत अच्छे से जानता था कि अद्वितीय अपने प्रोफेशन को लेकर कितना ज्यादा सीरियस और स्ट्रेट माइंडेड रहता है। अद्वितीय लगभग उन दोनों, अंश और आरव, की ही उम्र का था, पर वो प्रोफेशनली उन दोनों से ही सीनियर था। तभी आरव अंश की तरफ देखता है और फिर अद्वितीय की तरफ देख उससे कहता है, अंश सर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में वो सर्जरी नहीं कर सकते। आज अंश सर की जगह पर मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मैंने उस केस को पूरी तरह से स्टडी किया है, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज सर। तभी अद्वितीय अपनी प्लेन आवाज में आरव से कहता है, ओके डॉक्टर खन्ना, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि किसी एक की वजह से किसी इनोसेंट की लाइफ खराब हो, तो लेट्स गो, क्योंकि मेरा एक एक पल बेहद कीमती है और मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना। इतना कहकर अद्वितीय उस रूम से बाहर निकलता है और फिर उसे हॉस्पिटल की तरफ से ऑट यूनिफॉर्म, जो असल में एक नेवी ब्लू हॉस्पिटल स्क्रब था, दिया जाता है। अद्वितीय वो कपड़े चेंज करता है और फिर उसी फ्लोर पर जो ऑट था उसमें चला जाता है। उसके पीछे आरव भी जाता है और कुछ ही देर में ऑपरेशन स्टार्ट होता है। 4 घंटों बाद अंश के पर्सनल रूम में मायरा और सारा अभी भी नूर के पास में ही थे, पर अभी उन दोनों की आंख लग चुकी थी। तभी अचानक से नूर, जो अपनी गहरी नींद में सोई हुई थी, को अपने नींद में ही कुछ याद आने लगता है। कुछ धुंधली सी तस्वीरें उसके आंखों के आगे आने लगती है और वो मम्मा कहते हुए जोरों से चीखती है और फिर अपनी नींद से उठकर बेड पर बैठ जाती है। नूर की आवाज कम चीख सुनकर वो दोनों लड़कियां भी अपनी नींद से जाग जाती है और फिर नूर की तरफ देखती है, जो अभी बहुत तेज तेज सांसें ले रही थी। तभी सारा नूर का एक गाल पकड़ते हुए उससे कहती है, नूर क्या हुआ बेबी, आपने कोई बुरा सपना देखा हाँ? तभी नूर उन दोनों की तरफ देखती है और फिर जोरों से रोते हुए उनसे कहती है, मम्मा, मम्मा चाहिए, नूर को मम्मा ला दो, मम्मा। भले ही नूर 17 साल की थी, पर उस ड्रग की वजह से उसका दिमाग अभी एक 5 साल के बच्चे जैसा बन चुका था, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चों को उनकी माँ की कितनी ज्यादा आदत और जरूरत होती है, तो हमारी नूर के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा था। उसे उसकी मम्मा चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी और यहाँ नूपुर की कमी पूरी करने वाला कोई नहीं था। इस वक्त नूर अपनी माँ के लिए तड़प रही थी और ऐसे में कोई नहीं था जो उसे उसकी माँ का प्यार दे सके। तभी मायरा नूर का हाथ पकड़ती है और रोते हुए उससे कहती है, नूर मम्मा नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करो। मायरा की ये बात सुनकर नूर अपना आपा खो देती है और उस पर चीखते हुए उससे कहती है, नहीं नूर को कुछ नहीं पता, आप मम्मा को लाकर दो। इतना कहकर नूर रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है।
इधर अद्वित्य और आरव ऑट से बाहर आते हैं और तभी आरव अद्वित्य की तरफ देखते हुए उससे कहता है, थैंक यू सो मच सर, आज आपकी वजह से उस पेशेंट की जान बच गई। अगर शायद आप हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके यहाँ नहीं आते तो पता नहीं हम कैसे उस केस को हैंडल करते। ये केस तो रेयांश सर के हाथों से भी निकल चुका था। उन्हें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था, दैट्स वाई उन्होंने आपकी हेल्प ली। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। आरव की बात सुनकर अद्वित्य सिर्फ अपना सिर हिलाता है और फिर वहां से अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है। उसके जाते ही आरव खुद से ही कहता है, ये तो अंश सर से भी बहुत ज्यादा रूड और स्ट्रिक्ट है। वो तो अच्छा हुआ कि इनके आगे मेरे हाथों से कोई भी गलती नहीं हुई, वरना मेरी एक छोटी सी गलती के लिए कहीं ये मेरा मेडिकल लाइसेंस ना कैंसल करवा देते। इनके पास तो सर अंश से भी कहीं ज्यादा पावर है। अच्छा हुआ बाबाजी मैंने कोई गलती नहीं की। इतना कहकर आरव भी वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नूर रोते और चीखते हुए अंश के कैबिन से बाहर आती है और अंश भी बाजू वाली रूम में ही था, जिसकी वजह से वो लोग अंश के रूम के बाहर ही थे। जैसे ही नूर अंश के कैबिन से बाहर आती है तो उसके रोने की आवाज सुनकर वो सब नूर की तरफ देखते हैं, पर जैसे ही उनका ध्यान नूर के चेहरे पर पड़ता है उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि रो रो कर नूर का चेहरा अभी पूरी तरह से सूज गया था और उसी वजह से वो अभी किसी पांडा की तरह लग रही थी। नूर को ऐसे देख रागिनी उसकी तरफ आती है और फिर उससे पूछती है, क्या हुआ नूर, आप रो क्यों रहे हो? तभी नूर अपनी मासूम सी आंखों से रागिनी की तरफ देखते हुए उससे कहती है, नूर को मम्मा ला दो। माँ नूर को मम्मा चाहिए। नूर को बहुत डर लग रहा है मम्मा। नूर अपनी मम्मा वाली रट लगाए फिर से रोने लगती है, पर इस बार वो सच में किसी पागल की तरह बर्ताव कर रही थी और नूर को संभालना और उसे शांत कराना उनमें से किसी को नहीं आता था। सिर्फ एक अंश ही था जो नूर को चुप करा सकता था, पर वो भी इस वक्त बेहोश पड़ा था। नूर की चीखें सुनकर वहां काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और साथ में आरव भी वहां आता है और नूर को शांत करने की कोशिश करता है, पर नूर किसी से शांत नहीं होती। नूर की हालत भी अभी रोने और चिल्लाने की वजह से काफी बिगड़ रही थी और ऐसे में उसे शांत करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि नूर अभी अभी सिर्फ खतरे से बाहर आई थी। वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, तो ऐसे में नूर के लिए किसी भी तरह का स्ट्रेस उसकी जान के लिए बहुत रिस्की साबित हो सकता था। वो सभी नूर को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे और बाकी सब वहां जमकर वो सब देख रहे थे। तभी उन सब की कानों में एक आवाज गूंजती है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वो आवाज सुनके जब सब उस तरफ देखते हैं, तभी उन सबको वहां अद्वित्य अपने हमेशा की तरह कोल्ड फेस के साथ अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डालकर खड़ा दिखता है। CH-22 अद्वित्य और नूर की पहली मुलाकात। अद्वित्य ने किया नूर को शांत। भले ही उसका फेस अभी एक्सप्रेशनलेस और सर्द था, पर फिर भी वो अपने उस रूप में भी कयामत ढा रहा था। तभी अद्वित्य की नजर रोती बिलगती नूर पर पड़ती है और उसको देखने के बाद अद्वित्य एक पल के लिए तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाता है और एकटक बस उसे ही देखने लगता है। तभी नूर की चीखों की वजह से उसका ध्यान टूटता है और उसे ये एहसास होता है कि नूर कैसे रो रही है। ये देखकर उसे अजीब सा लगने लगता है। उसका एक बार फिर से दिल घबराने लगता है। तभी अद्वित्य अपने आप को रोक नहीं पाता और नूर की तरफ खिंचा चला जाता है। नूर अभी भी मम्मा मम्मा कहकर रो रही थी और उसकी हालत वक्त के साथ फिर से बिगड़ती जा रही थी, जो अद्वित्य भी साफ साफ देख पा रहा था। नूर को ऐसे रोते तड़पते देख अद्वित्य को भी एक अजीब सा दर्द महसूस होता है और वो उन लोगों की तरफ देख उनसे अपनी सर्द आवाज में पूछता है, क्या हुआ है और ये इतना रो क्यों रही है? तभी आरव डरते और घबराते हुए अद्वित्य को बताता है, सर इसे इसकी मम्मा चाहिए।
इससे पहले कि अद्वित्य कुछ और पूछता, आरव डर के मारे उसे पहले ही बता देता है, सर इसकी मम्मा अभी इस दुनिया में नहीं है। आरव की बात सुनकर अद्वित्य की आंखें चौड़ी हो जाती है, क्योंकि माँ को खोने का दर्द उससे अच्छा और कौन समझ सकता था। अद्वित्य नूर की तरफ देखता है और उसके मासूम से चेहरे पर उसे नूर की अपनी माँ के लिए तड़प साफ साफ दिखाई देती है। तभी अद्वित्य आरव और साथ में उन लोगों, फैमिली की तरफ देख अपनी सर्द आवाज में उनसे कहता है, इसे चुप कराओ। क्या तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कि शी इज पैनिकिंग सो बैडली? और तभी अद्वित्य बाकी लोगों की तरफ देखता है जो वहां इकट्ठा हुए थे। उन लोगों की तरफ देख वो उनसे अपनी रूड आवाज में कहता है, यहाँ क्या कोई शो चल रहा है जिसे देखने के लिए तुम लोग यहाँ जमा हुए हो? कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों को? और ये हॉस्पिटल है, कोई रोड साइड फिश मार्केट नहीं जहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो। सो नाउ जस्ट लीव फ्रॉम हियर, वरना मैं अपने तरीके से यहाँ से हटाऊंगा। लीव। अद्वित्य की इतनी डरावनी आवाज सुनकर वो लोग वहां से 9-2-11 हो जाते हैं, क्योंकि इसी में उनकी भलाई भी थी। उन लोगों के वहां से जाने के बाद आरव थोड़ी सी हिम्मत करता है, क्योंकि अद्वित्य को अपने आगे खड़ा देखकर तो वहां मौजूद सबके पसीने छूट रहे थे, जिनमें आरव और पूरी फैमिली भी आती है। तभी आरव थोड़ा डरते हुए अद्वित्य से कहता है, हम जितनी भी कोशिश कर ले सर, पर ये बच्ची हमसे शांत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ अंश सर ही इसे चुप करा सकते हैं, पर इस वक्त वो भी इस हाल में नहीं है और ऐसे में ये हम में से किसी की भी बात नहीं सुन रही है। इसने बस एक ही रट लगाई हुई है कि इसे इसकी मम्मा चाहिए, और आपको तो पता ही होगा ना सर कि छोटे बच्चे अपनी माँ के लिए कितने ज्यादा पजेसिव होते हैं। आरव की बात सुनकर अद्वित्य एक बार नूर की तरफ देखता है और फिर आरव की तरफ देख सरप्राइजिंगली उससे पूछता है, छोटी बच्ची? इससे पहले कि अद्वित्य आगे कुछ भी कहता, आर्यन अद्वित्य से कहता है, yes she is now mentally unstable and now she looks like a young girl, but now her brain is like the brain of a small child, she is just 5 years old small baby girl। आर्यन की बात सुनते ही अद्वित्य की आंखें फटी की फटी ही रहती है और उस पर उसे फिर से एक झटका देने के लिए आरव अद्वित्य को बताता है, एक बेहद ही खतरनाक ड्रग की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है सर, और उस पर इस बच्ची के दिमाग पर इतना स्ट्रेस था जिसने उस ड्रग के काम को बहुत आसान बना दिया, और आज इस बच्ची ने अपनी 12 सालों तक की मेमोरी खो दी है। तभी अद्वित्य ब्लैंकली उनसे पूछता है, 12 साल? इसकी एक्चुअल एज क्या है? इस पर आर्यन अद्वित्य को बताता है, शी इज 17 years ओल्ड नाउ। आर्यन की बात सुनकर अद्वित्य को एक शौक सा लगता है और वो नूर की तरफ देखता है, जो रो रो कर पूरी तरह से बेहाल हो चुकी थी। ऊपर से नूर की स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि बुरी तरह से रोने की वजह से उसकी पूरी बॉडी लाल हो रही थी, तो वहीं उसका चेहरा अभी गहरा लाल हो चुका था। नूर के चेहरे की तरफ देखकर ही ऐसा लग रहा था कि मानो उसके चेहरे को छूते ही उसके चेहरे से खून निकलने लगेगा। वक्त के साथ नूर की हालत भी और बिगड़ती जा रही थी, जिसे देखकर वहां सब डर रहे थे। तभी सारा रोते हुए उन सब से कहती है, प्लीज कुछ करो ना, नूर की तबीयत फिर से खराब हो रही है। जस्ट अभी अभी तो वो मौत के मुंह से बाहर आई है, और अगर ऐसे ही रहा तो कहीं हम फिर से नूर को खो ना दे। सारा की बात सुनते ही अद्वित्य के दिल में एक दर्द सा महसूस होता है और वो बिना कुछ सोचे समझे नूर के पास आता है और फिर बिना वक्त गवाए नूर को अपनी बाहों में भरकर उसे अपने तेजी से धड़कते हुए सीने से लगाता है। जैसे ही अद्वित्य नूर को अपने सीने से लगाता है, उसे एक सुकून सा महसूस होता है और उसके दिल से एक आवाज आती है जो उससे कहती है, शी इज द वन। जब अद्वित्य नूर को अपने सीने से लगाता है, तभी उसे नूर की पूरी बॉडी किसी आग में जलती हुई भट्टी की तरह बहुत गर्म महसूस होती है। तो वहीं दूसरी तरफ अद्वित्य के इस कदम से वहां मौजूद सभी चौंक जाते हैं, पर कोई कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि सब डरते थे अद्वित्य से। तभी अद्वित्य नूर के बालों को सहलाते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में उससे कहता है,
शांत हो जाइए बेटा। देखिए आप रो रो कर आपकी तबीयत खराब कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तभी नूर अद्वितीय की बाहों में रोते हुए उससे कहती है, नूर को मम्मा ला दो। नूर की उस बात को सुनकर अद्वितीय को बहुत बुरा लगता है और पता नहीं क्यों शायद खुद पर बहुत गुस्सा भी आने लगता है कि वो चाहकर भी नूर की ये विश कभी भी पूरी नहीं कर सकता था। अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए अपने मन में खुद से कहता है, इसे इतने दर्द में रोता तड़पता देखकर मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है और क्यों नहीं देख पा रहा हूँ मैं इसे ऐसे। क्या यही वो लड़की है और यही वो वजह है जिसके कारण मैं खुद इतना परेशान रहता हूँ? क्या इसी वजह से मेरे दिल में हमेशा से एक अजीब सा डर बना रहता था? मुझे कुछ भी नहीं पता पर इतना पता है कि इसे अपने सीने से लगाते ही मेरे दिल को वो सुकून मिला है जो मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। मुझे खुद एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा है जो मैंने आज तक कभी भी किसी से लिए फील नहीं किया। जो मैं खुद सोच रहा हूँ और मेरा दिल मुझसे कह रहा है अगर वो सच है तो मैं कभी इसे अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे पहले इसे शांत कराना होगा। तभी अद्वितीय नूर को अपने से थोड़ा दूर करता है और फिर उसके लाल चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, क्या हुआ हाँ? ये इतना प्यारा सा क्यूटी पाई ऐसे क्यों रो रहा है? अद्वितीय की नूर के लिए इतनी सॉफ्ट साइड देखकर वहां मौजूद सभी आरव और अंश की फैमिली और फ्रेंड्स को झटके पर झटके लग रहे थे, क्योंकि खुद उन सबको भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अद्वितीय वीर सिंह कितना हार्टलेस इंसान है। अद्वितीय का सवाल सुनकर नूर अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर सुबकते हुए उससे कहती है, नूर, मम्मा चाहिए। इस पर अद्वितीय नूर के बहते हुए आंसू को अपने थंब से साफ करते हुए उससे कहता है, मम्मा चाहिए आपको? नूर झट से अपना सिर ऊपर से नीचे हिलाती है, जिसे देखकर अद्वितीय के सख्त चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है पर वो झट से उसे छिपा लेता है और फिर नूर से कहता है, अरे तो मम्मा है ना आपके पास और आप मुझे एक बात बताइए कि मम्मा उनके इतने प्यारे और छोटू से बेबी को ऐसे अकेला छोड़कर भला कहाँ जाएगी? उन्हें तो अपने बेबी के पास उसके साथ रहना होगा ना जब तक उनका ये छोटू बेबी थोड़ा बिग नहीं हो जाता। तभी नूर अपनी मासूम सी आंखों को टिमटिमाते हुए अद्वितीय से पूछती है, कहाँ है नूर की मम्मा? तभी अद्वितीय बहुत धीरे से नूर का एक हाथ पकड़ता है और उसे उसके नूर धड़कते हुए दिल पर रखकर उससे कहता है, यहाँ है आपकी मम्मा, आपके दिल, आपकी धड़कनों में। आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं, आपकी मम्मा को ना आपके दिल से कोई भी नहीं निकाल सकता और अगर आपको कभी डर लगे या फिर मम्मा से बातें करने की इच्छा हो तो बस आप इसी तरह से अपने हाथ को अपने दिल पर रखना और फिर बात करना और देखना आपकी मम्मा आपकी बात हमेशा सुनेगी। इससे ना आपको कभी डर भी नहीं लगेगा और हमेशा आप अपनी मम्मा को अपने साथ, अपने पास महसूस करोगे। अद्वितीय की बात सुनकर नूर सुबकते हुए अपनी भीगी हुई पलकों को झपकाती है और फिर बड़ी ही आस के साथ उससे पूछती है, सच्ची में नूर की मम्मा नूर की बात सुनेगी और वो नूर के साथ रहेगी भी ना? इस पर अद्वितीय सिर्फ अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, हाँ छोटू बेबी बिल्कुल आपकी मम्मा आपके साथ रहेगी। अद्वितीय की बात सुनकर नूर बच्चों की तरह अपनी जगह पर ही उछलने लगती है और फिर अपने हाथों से तालियां बजाते हुए कहती है, ये अभी मम्मा नूर के पास ही रहेगी। तभी नूर को कुछ याद आता है और वो अद्वितीय की तरफ देखकर उससे पूछती है, पर आप कौन हो और क्या नूर आपको जानती है और आपका नाम क्या है? नूर ये सभी सवाल अपनी एक ही सांस में पूछती है, जिसे देखकर अद्वितीय उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, अरे अरे छोटू बेबी आप पहले ठीक से सांस तो ले लीजिए। आपने तो एक ही बार में मुझसे इतने सारे सवाल पूछ लिए, पर कोई बात नहीं, मैं आपको उन सब का जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ना इस प्यारे से बेबी का फ्रेंड हूँ और आपको पता है मुझे ना आपकी मम्मा ने आपके पास भेजा है ताकि आप मुझसे फ्रेंडशिप करो।
तो क्या ये प्यारा सा और क्यूट सा बेबी मुझसे फ्रेंडशिप करेगा? अद्वितीय की बातें सुनकर नूर बिना अपनी पलकें झपकाए अद्वितीय को ही एकटक देखने लगती है और फिर एक सेकंड के बाद उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछती है, आपको नूर की मम्मा ने भेजा है और क्या आप सच में नूर के फ्रेंड बनोगे जैसे रेयू नूर के फ्रेंड है? अंश का नाम सुनते ही अद्वितीय कंफ्यूज हो जाता है। तभी आर्यन नूर की तरफ देखते हुए अद्वितीय से कहता है, नूर मेरे बेटे रेयांश को बचपन में रेयू बुलाती थी। अद्वितीय आर्यन की बात पर बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उसे अनसुना करते हुए नूर की तरफ देखता है और फिर नूर की छोटी सी नाक को खींचते हुए अपनी नर्म आवाज में उससे कहता है, हाँ मुझे भी तो इतनी प्यारी सी फ्रेंड चाहिए ना अपने लिए। मैंने भला ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मैं इस छोटू से बेबी का फ्रेंड नहीं बन सकता? तभी नूर खिलखिलाकर हंसते हुए अद्वितीय से कहती है, नहीं आपने कोई गलती नहीं की तो आप नूर के फ्रेंड बन सकते हो पर उसके लिए ना आपको नूर की बात माननी होगी। तभी अद्वितीय अपने दोनों हाथों को फोल्ड करता है और अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए नूर से पूछता है, और मुझे आपकी कौन सी बात माननी होगी? तभी नूर अपनी टिमटिमाती आंखों के साथ एक बड़ी सी स्माइल देते हुए अद्वितीय से कहती है, आपको नूर को बहुत सारी चॉकलेट्स लाकर देनी होगी, तभी नूर आपसे फ्रेंडशिप करेगी। नूर की प्यारी सी शर्त सुनते ही अद्वितीय नूर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, आपको ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए ना बेबी वरना इससे आपका टमी दुखेगा। पर अगर आपको चॉकलेट्स देने पर ही आप मेरे फ्रेंड बनोगे तो ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक चॉकलेट दूंगा डेली, वो चलेगा आपको? अद्वितीय की बात सुनकर नूर अपने नीचे वाले होंठ को आगे करती है और फिर अपनी उंगली को अपने सिर पर टैप करते हुए कुछ सोचती है। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देख एक बेबी फेस बनाते हुए उससे कहती है, ओके नूर को चलेगा, पर आप नूर को अपना नाम तो बताओ, तभी तो नूर को पता चलेगा ना कि उसका न्यू फ्रेंड कौन है।